एवरीवन, दिस इज़ काजल ब्याव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने इसके पहले यूनिट 3 के अंतर्गत लिंग बोध जेंडर के तहत हमने लेसन 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना पढ़ा था। ठीक आज उसी प्रकार हम लेसन 5 यानी अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। औरतों ने बदली दुनिया का कहने का मतलब क्या है, यानी औरतों द्वारा दुनिया कैसे बदला गया, औरतों द्वारा दुनिया कैसे बदला जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि सोसाइटी में महिला द्वारा कितना संघर्ष किया गया और उन्होंने अपने विकास के लिए कितना संघर्ष किया और अपना पहचान बनाने के लिए कितना अपना जिम्मेदारी निभाया और सोसाइटी में सोचने पर मजबूर किया कि हम भी लड़कों का सामना कर सकते हैं या कंधे से कंधे मिला के चल सकते हैं और हम भी कुछ आगे कर सकते हैं। ये चीज़ यानी जैसे कि इसके पहले वाले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे वहाँ पे जसप्रीत बोलती है कि मेरी माँ काम नहीं करती, यानी घरेलू काम को काम नहीं माना जाता। घरेलू काम में वो भी क्या, यानी वो टोटल सुबह से लेकर शाम तक काम करेगी। यहाँ तक कि कोई स्थिति ऐसा आ गया कि जिसमें 2 दिन जगना पड़े, 3 दिन जगना पड़े, वो भी टोटल काम। फिर बाहर से अगर कोई काम करना है वो भी काम करते हुए, लेकिन उसको पुरुष के तुलना में उसको कम ही माना जाएगा, यानी पुरुष ही काम करता है वो चीज़। यानी घरेलू काम के साथ वो परिवार का पूरा देख रेख भी करती है, बाहर का भी काम करती है, फिर घर आती है, फिर वही काम करती है। यानी उसका कोई निश्चित समय नहीं होता है, लेकिन उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता। तो औरत द्वारा क्या किया गया, तो जैसे कि यहाँ पे एक शिक्षा का बात, यानी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है कि महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किया जा सकते हैं। बात सही है कि अगर महिला एक एजुकेशन स्तर सही रहता है तो वो क्या करेगी, अपने बच्चे को पढ़ाएगी। ऐसे बोला जाता है कि हाँ, एक महिला पढ़ती है तो उसका अगला जनरेशन भी पढ़ता है, तो बात सही है। फिर अगर वो काम करती है, जॉब करती है, फिर वो क्या करती है, सेल्फ डिपेंड हो जाती है, तो वो घर भी चला सकती है। उसको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा या छोटे छोटे चीज़ों के लिए उसको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ये चीज़, तो शिक्षा द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, महिलाओं के लिए एक नया अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अब भेदभाव कब होता है, यानी अगर महिला के साथ हम लोग भेदभाव करते हैं, यानी जैसे कहीं वो काम करने गई और उसको ये बोल के निकाल दिया गया कि नहीं, आप महिला हैं, आप नहीं कर सकती हैं, तो वहाँ पे तो धरना प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा। तो हम महिला आंदोलन के अंतर्गत इसको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है इंडिया का एक, कि 83.6% महिलाएं हैं जो खेतों में काम करती है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये खेत में काम करेंगी फिर घर पे जाके काम नहीं करेंगी। यानी खेत का काम यानी पौधे बोने से लेके फसल उगाने तक, काटने तक, निराई करने तक, सोहनी तक। निराई मतलब सोहनी ही होता है, या खरपतवार हटाने, वही चीज़, या कटाई करना, टोटल शामिल। फिर इसके अलावा जंगल से जाके लकड़ी काटो, प्लस घर आओ तो घर आके टोटल संभालो, वो टोटल काम। एक यहाँ पे रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे, जो इसके पहले वाले लेसन में हम लोग ने पढ़ा था, जो बोलती है बच्ची कि मेरी माँ काम नहीं करती, तो माँ चली जाती है हड़ताल पे जाती है, तो वो जब पापा के साथ मिल के काम करती है तो उनको पता नहीं चलता है कि कब क्या करना है और वो उतना नहीं कर पाते हैं। एक और पॉइंट है कि कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। अगर तुलना किया जाए पुरुषों से महिला का, तो जब स्कूली टाइम आता है, जैसे ही बच्चियों का क्या होता है कि स्कूल टाइम ख़त्म हुआ, कॉलेज में गई, यानी 11th 12th इंटरमीडिएट की, तब तक उनको मैरिज का प्रपोजल आ जाता है, यानी लड़की बड़ी हो गई है, शादी कब कीजिएगा। घर के द्वारा ही नहीं, सोसाइटी के द्वारा भी। तो सारे बच्चे वो क्या करते हैं, वो अपने आप पे एक दबाव लेते हैं, यानी सारा दबाव वो सहते हुए वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक यहाँ पे रूढ़ी तोड़ने का एक यहाँ पे जैसे प्रयास किया गया है, जैसे ये भी बोला जाता है कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, नर्स हो सकती हैं। क्या, क्यों, यानी वे अधिक सहनशील और विनम्र होती है और परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जो है वो तकनीकी काम के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती हैं। क्यों, क्योंकि
महिला में ज़्यादा दिमाग नहीं होता, लेकिन बात तो ऐसा नहीं है। यानी हम लोगों ने क्या किया, एक रूढ़िवादी धारणा बना लिया, यानी अपने आप ही सोच लिया है कि महिला ये काम के लिए बनी है, यही काम कर सकती है, ये काम महिला के लिए नहीं है और ये काम महिला के लिए है, यानी खुद से बना लेना। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे है कि रूढ़ियों को तोड़ने का काम कौन करता है। एक झारखंड की महिला है जिनका नाम लक्ष्मी लाकड़ा है, जो 27 वर्षीय महिला है। वो अपने परिवार की सबसे श्रेष्ठ महिला है और गरीब आदिवासी फैमिली से बिलोंग करती हैं। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि रेल का इंजन या ट्रेन चलाने का काम पुरुष ही करता है। ऐसा तो हम देखे हुए हैं ना कि हाँ, हर जगह महिला को बहुत ही कम देखे हुए, हम भी नहीं देखे हुए। तो एक यहाँ पे एक रूढ़िवादी ये तोड़ने का जैसे काम किया। इन्होंने शुरू से ही अपना पढ़ाई गांव से किया, यानी जहाँ जिस क्षेत्र में रहती हैं, यानी झारखंड रहती हैं, तो वहाँ से अपना पढ़ाई करती हैं। फिर बहुत ही उनको संघर्ष करना पड़ता है और फिर घर का अन्य जो जिम्मेदारी होता है उसमें भी वो हाथ बटाती हैं। फिर आगे जाके उन्होंने अपना स्कूली पूरा करके डिप्लोमा करती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद वो रेलवे बोर्ड का परीक्षा देती हैं और पहली प्रयास में सफल हो जाती है, यानी उत्तीर्ण हो जाती है और इनको मिलता है रेलवे इंजन का ड्राइवर, यानी रेलवे इंजन का ड्राइवर बन जाती है। तो ये क्या हुआ, यानी जैसे हम लोग धारणा बना लिए कि नहीं, महिला ट्रेन का इंजन नहीं चला सकती हैं, लेकिन इस धारणा को तोड़ने का कौन काम किया, तो लक्ष्मी लाकड़ा। प्लस स्कूल के बाद महिला को शादी कर लेना चाहिए, नहीं लड़की को शादी कर लेना चाहिए, लेकिन ये तो 27 वर्ष की है, तो अभी तक नहीं हुआ। तो एक धारणा टूटा। दूसरा, परिवर्तन के लिए सीखना। परिवर्तन के लिए सीखना, इस एग्जाम्पल में क्या समझाने का प्रयास किया गया है। एक जेवियर नाम का बच्चा है, जेवियर नाम का बच्चा है। ये बच्चा 10वीं का परीक्षा देता है और रिजल्ट आता है, जिसमें क्या होता है कि इसको मैथ और साइंस में ज़्यादा मार्क्स नहीं आते हैं, सोशल साइंस में इसको ज़्यादा मार्क्स आते हैं। लेकिन इसके पापा का क्या कहना है कि नहीं बच्चे, तुम आगे जाके साइंस ले लो और कंप्यूटर साथ में सीख लो, नौकरी पक्का रहता है। लेकिन इस बच्चे का क्या मन है कि हमको हिस्ट्री लेना है और हिस्ट्री का ही पढ़ाई करना है, क्योंकि हमको हिस्ट्री में ही इंटरेस्ट है। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि ये डांट सुनता है, लेकिन ये क्या चाहता है कि परिवर्तन के लिए हम कुछ सीखें। दूसरा, ये एक और हम लोग बात ये समझ सकते हैं कि जैसे पहले के टाइम में, यानी अगर पहले का टाइम अगर हम डिफ्रेंशिएट करके देखें, यानी पहले के टाइम में और अभी के टाइम में अंतर क्या है। तो पहले के टाइम में क्या था, लड़कियों को उतना पढ़ने नहीं दिया जाता था, प्लस उनको लिखने नहीं आता था। उनको केवल बोला जाता क्या कि आप हस्तकला सीखिए या कुम्हारी सीखिए, यानी बुनकरी सीखिए, या आप घर के खाना बनाने के साथ सबका साथ दीजिए, यानी हस्तकला सिखाई जाती थी। जो अभी हम बताएं, कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां क्या करती थी, मिट्टी एकत्र करना, बर्तन बनाना। जो हम लोग उधर MP वाले घटना में पढ़े हुए थे, लड़के और लड़कियों वाले चैप्टर में, वहाँ पे कि लड़कियाँ क्या करती थी, यानी लड़के काम करते थे तो लड़कियाँ क्या करती थी, किचन का काम करके देती थी, फिर बच्चों को देखभाल करना, यानी टोटल क्या है, घर का काम। लेकिन 19वीं शताब्दी यानी लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में नया विचार आया। नया विचार क्या आया, नया विचार यानी कहने का मतलब कि जो समाज चाहता था कि लड़कियों को हम पढ़ने के लिए नहीं भेजे, वो क्या करना स्टार्ट कर दिया, यानी सबको पढ़ने भेजना स्टार्ट। और ये देखा जाता है इसमें कि जो संघर्ष उन्होंने किया, यानी पढ़ाई क्षेत्र में लेकर के कि हाँ हम आगे नहीं पढ़ पाए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को नहीं रखा। तो ये चीज़, और महिलाओं द्वारा भी शिक्षा के रूप में विरोध किया गया कि नहीं नहीं, हमको भी पढ़ना, यानी जागरूक होने का काम, यानी हमको भी शिक्षा चाहिए, हम भी पढ़ना चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे हम उदाहरण द्वारा एक समझ सकते हैं। यहाँ पे एक रमाबाई का उदाहरण दिया है। रमाबाई कहने का मतलब एक लेडी है जो अपनी बेटी के साथ है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, रमाबाई है यहाँ पे, जिनका जन्म 1858 में हुआ रहता है। ये अपने बेटी के साथ है और इन्होंने क्या किया, ये कभी स्कूल नहीं गई, इन्होंने अपने मम्मी पापा से ही संस्कृत सीखा और संस्कृत सीख के इन्होंने क्या किया, एक मिशन स्थापित किया, जो और दूसरे औरतों के लिए क्या था, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यानी कहने का मतलब था कि इनको जब अनुमति नहीं था पढ़ने का,
तो इन्होंने क्या यानी सुबह में उठ जाती थी, प्लस अपना काम करके, स्कूल तो जाती नहीं थी लेकिन मम्मी पापा द्वारा सीखना। फिर संस्कृत जब सीख जाती हैं तो इन्होंने एक मिशन स्थापित किया, कब? 1898 में, जो विधवाओं के लिए और जो गरीब किसान थे उनके लिए ये क्या था, अच्छा था कि आगे जाके वो क्या कर सकते थे, शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, जो कि पुणे के खेरा गांव के पास था। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। इसमें क्या यानी लकड़ी से चीज़ें बनाना, छापा खाने चलाने जैसी सुविधाएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। फिर हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापा खाना दिख रहा है, यहाँ पे ये बनाया गया है वो चीज़। तो इन्होंने क्या किया, एक संघर्ष किया, यानी खुद सीखने के लिए मम्मी पापा से सीखी, फिर इन्होंने एक मिशन स्थापित किया जो औरों के लिए क्या था, आवश्यक था, लाभदायक हुआ। दूसरा, ये एक रामसुंदरी देवी का एग्जाम्पल है। रामसुंदरी देवी ये भी एक धनवान परिवार की स्त्री हैं। 200 वर्ष पूर्व ये पश्चिम बंगाल में रहती थी। इन्होंने 60 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना बंगला भाषा में आत्मकथा लिखा, जिसका नाम है अमार जीवन। अमार जीवन ये भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। रामसुंदरी देवी क्या थी, एक जैसे हम बोले कि धनवान थी, तो धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोग ये कहा करते थे कि अगर कोई लड़की पढ़ती है लिखती है तो वो पति के लिए क्या करती है, दुर्भाग्य लाती है और वो विधवा हो जाती है। लेकिन इन्होंने शादी के बाद भी सुबह उठ के सारा काम करते हुए, आधी रात तक काम करते हुए, मात्र इनका शादी 14 वर्ष की उम्र में हो गया था, लेकिन ये अपना अंदर स्वयं जो विचार आता था कि नहीं नहीं हम नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं, लेकिन होता है ना कि नहीं हमको सीखना है, तो ये एक सपना देखती हैं चैतन्य भागवत का। ये सुबह सुबह क्या करती हैं, अपना काम कर लेती हैं और इनके मन में लालसा जगता है कि मैं भी पढ़ना सीखूंगी और धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। ये टोटल तो चैतन्य भागवत का जब सपना आता है इनको, तो ये सोचती हैं कि क्या, तो इनके जो हस्बैंड है वो चैतन्य भागवत पढ़ के वो बोलते हैं कि बेटा तुम रूम में लेके आना। तो ये मन में ही सोच रही हैं, और वो क्या होता है कि उसमें से एक पन्ना निकाल लेती हैं और वो रखती हैं और उसी पन्ने को पढ़ती हैं कि हाँ कैसे लिखा गया है, कैसे, और उसी से ये सीखती हैं। ऐसा ये, और होता है ना कि एक दिन टाइम नहीं मिला, 2 दिन टाइम नहीं मिला, लेकिन होता है ना कि हाँ प्रतिदिन के अभ्यास से कोई भी काम में सफलता हासिल हो जाता है, वो चीज़ तो ये सीख जाती हैं। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे रुकैया शेखावत। रुकैया शेखावत और लेडी लैंड का उनका सपना। रुकैया शेखावत, इसमें इनका क्या था कि ये तो लेडी लैंड का सपना देखती हैं, रिच फैमिली में भी यानी धनी परिवार में भी जन्म ली रहती हैं। ऐसा नहीं था कि इनको पढ़ने से मना किया गया था, यानी ये उर्दू तो सीखी रहती हैं, इनके पास ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है, इनको लिखना और पढ़ना दोनों आता है, लेकिन बंगला और इंग्लिश भाषा पे इनको पाबंदी, यानी लड़कियां नहीं सीख सकती हैं, केवल ये अंग्रेज़ के बच्चे ही सीखेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने भाई और के मदद से, इनके जो भाई हैं इनके हेल्प से ये क्या करती हैं कि बंगला भाषा सीख जाती हैं। और ये क्या करती हैं, सुल्ताना का स्वप्न यानी लेडी लैंड का जो सपना वो देखती हैं, जो सुल्ताना का स्वप्न है, वहाँ पे ये खुद ही मन में सोचती हैं कि ये एक ऐसा स्थान है कि स्त्रियों को पढ़ने, काम करने, आविष्कार करने की स्वतंत्रता है यहाँ पे, और महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती है और हवाई कारें चलाती है, यानी एरोप्लेन चलाना। लेडी लैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों का बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडी लैंड में अपनी बहन सराह के साथ यात्रा पर जाती है और आंखें खुल जाती है तब तक उनका, और पता चलता है कि ये तो सपना देख रही हैं। लेकिन
ऐसा इसमें देखा जाता है कि रुकैया शेखावत जो है, इन्होंने केवल शिक्षा ग्रहण करके ही ये सेटिस्फाइड नहीं होती, यानी संतुष्ट नहीं होती। इन्होंने क्या किया कि 1910 यानी 1910 में कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, और जो आज भी कार्य कर रहा है, यानी उस टाइम का खोला हुआ, यानी 1910 में खोला गया, अगर 2024 में अभी तक चल रहा है, तो कितनी महिलाओं को इससे लाभ मिला, ये चीज़। तो ये क्या, यानी औरतों ने बदली दुनिया, यानी उन्होंने कैसा अपना योगदान दिया या कैसे कंट्रीब्यूट किया कंट्री में, वो चीज़ ये बताता है। एक यहाँ पे टॉपिक है वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय करने का मतलब कि अभी के टाइम में शिक्षा और विद्यालय का स्तर क्या है। जैसे कि अगर मॉडर्न और एंशियंट टाइम का अगर बात किया जाए या सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो हम 0 से लेकर 10 वर्ष तक देखते हैं। 1961 ईस्वी का अगर बात की जाए, यानी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी एजुकेशन लेवल। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी एजुकेशन लेवल करने का मतलब हुआ कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। यानी 1961 में क्या देखा जाता है, यानी 7 वर्ष से एवं उससे अधिक आयु के जो बच्चे हैं वो 40% ही शिक्षित रहते हैं। यानी केवल वे कम से कम वो क्या कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। और लड़की और स्त्री का अगर प्रतिशत देखा जाए तो केवल कितना 15%, यानी 15%। 2001 में यही प्रतिशत बढ़ के कितना हो गया 76%। लेकिन महिला का अगर बात किया जाए तो कितना 54%। तो ये स्तर है, यानी लड़कों का तुलना में लड़कियां का क्या मतलब अभी भी पिछड़ापन है। यानी 2001 का अभी तो था, लड़के की तुलना में लड़कियां आगे है, लेकिन प्रतिशत के मामले का तो अभी नहीं पता। एक यहाँ पे जैसे देखा जाता है कि क्या होता है कि अभी के टाइम में भी, जैसे अभी के टाइम में भी देखा जाए कि अगर अल्पसंख्यक का वजह से बात किया जाए, तो अल्पसंख्यक में भी जैसे इंटरमीडिएट कर लेती हैं, जैसे ग्रेजुएशन करना रहता है, तो अभी भी ये सुविधा देखा जाता है कि अगर उस क्षेत्र में कॉलेज नहीं है तो उस लड़की को एडमिशन नहीं मिल पाता है। जैसे ये हम अपने ही दोस्तों का एग्जाम्पल एक ले रहे हैं कि जैसे मेरे साथ ही पढ़ने वाली एक लड़की का एडमिशन नहीं हुआ, एक लड़की का हो गया, तो क्यों नहीं हुआ। हाँ, वो माइनॉरिटी से बिलोंग करती है, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि वो दूसरे एरिया में नहीं जा सकती है। प्लस क्या तो तुम स्किल्स सीखो, तुमको ले जाने वाला कोई नहीं है या पैसे नहीं है, ये सब चीज़ टोटल आ जाता है। यानी जहाँ लड़के 4 वर्ष बिता पाते हैं, वहीं लड़कियाँ क्या कम समय में उनको पढ़ाई करने के लिए दिया जाता है। यानी तो उनको तो एक अवसर भी कम मिलता है, प्लस उन पे प्रेशराइज भी किया जाता है। प्लस आफ्टर इंटरमीडिएट उनको बहुत सारी लड़कियों का एडमिशन भी नहीं होता है। कभी कभी पेरेंट्स नहीं चाहते, कभी कभी सोसाइटी के प्रेशर में आके नहीं कराया जाता है, या उस क्षेत्र में कॉलेज नहीं रहता है, या दूर जाना है, या अकेले जाना पड़ेगा, या सिक्योरिटी पर्पस को लेकर के ऐसा नहीं किया जाता, कर दिया जाता है। अगर कारण का बात यहाँ पे देखा जाए तो दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों को स्कूल छोड़ देने के क्या है अनेक कारण हैं। विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल है, न ही शिक्षक। जैसा कि हम बोले कि कॉलेज का अभाव, यानी अगर उच्च स्तरीय शिक्षा का अभाव है वहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, दूसरे एरिया में अगर उनको जाना है तो अकेले जाना पड़ेगा, या उनके लिए सुविधा नहीं है, या सिक्योरिटी पर्पस को लेकर के क्या करते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, वो चीज़। यहाँ पे एक महिला आंदोलन, कभी कभी इसके अलावा क्या होता है कि जैसे शिक्षक द्वारा भेदभाव हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक एग्जाम्पल देखें, जूठन। जब वो बच्चा स्कूल जाता है, वो दलित समुदाय से बिलोंग करता है, जिसके कारण उसको क्या किया जाता है, अन्य बच्चों के तुलना में उसको हीन भावना से देखा जाता है, और उसको पूरा प्लेग्राउंड झाड़ू लगवाया जाता है, और बच्चों के साथ बैठ के पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो अगर ऐसे शिक्षक हमारे देश में रहेंगे तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, वो चीज़। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे महिला आंदोलन, यानी महिला आंदोलन कहाँ होगा, यानी जहाँ पे भेदभाव होगा। सीधी सी बात है, यानी जब
जैसे महिला का क्या राइट है, यानी महिला और लड़कियों को पढ़ने का राइट है, स्कूल जाने का राइट है, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं मिले तो उनके द्वारा आंदोलन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और इसमें जैसे कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य, जहाँ लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है, यानी इसके माध्यम से वो क्या, यानी परिवर्तन अपने आप नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि पहले के टाइम में जैसे रुकैया शेखावत या रमाबाई या लक्ष्मी लाकड़ा, ये अगर संघर्ष नहीं करती, या पहले के टाइम में जितनी भी महिलाएं, जैसे एक नाम आता है सावित्री बाई फुले, अगर वो संघर्ष नहीं की रहती तो आज के महिलाओं का भविष्य क्या होता, वो चीज़। यानी पहले के टाइम में बहुत सारी महिलाओं ने आवाज़ उठाया है, तभी जाके आज की महिला उस अवसर का लाभ उठा पा रही हैं। अगर इसको परिभाषा के थ्रू देखा जाए तो औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पे आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, महिला आंदोलन, यानी वोमेन मूवमेंट। देश में कई पुरुष जो बहुत ही भिन्न भिन्न भागों से संबंध रखते हैं, वो भी इस महिला आंदोलन के हिस्से में आते हैं, अर्थात वो समर्थन देते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने, न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। एक पॉइंट है यहाँ पे अभियान। अभियान कहने का मतलब क्या, यानी जैसे कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है या हिंसा का भाव होता है, या जैसे कि डोरी रिलेटेड हम देखते हैं कि हम हमेशा सुनते रहते हैं या पेपर में आते रहता है या टीवी पे देखते रहते हैं कि फलाना लड़की का दहेज के कारण उसके ससुराल वालों ने की हत्या या मिट्टी तेल डालकर जलाया, ये सब चीज़। तो यही सब चीज़, जैसे कि भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान जो महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, उसी को हम अभियान के रूप में देखते हैं। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल है 2006 यानी 2006 का एक कानून बना है कि घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। कहने का मतलब कि उनके साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस करने का मतलब कि उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है या इसके अलावा किसी भी तरह का उन पे हाथ उठाया जाता है, तो वो क्या कर सकती हैं, कानून के अंडर में आके वो अपना लाइफ सिक्योर कर सकती है, यानी उसकी मदद ले सकती है। एक एग्जांपल और है 1997 का, जो सेक्सुअल एब्यूज से जुड़ा हुआ है, यानी यौन प्रताड़ना से जुड़ा हुआ है। उन 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था, जो कि अभी हम बोले कि जैसे कि हम आए दिन पेपर में सुनते रहते हैं कि फलाना लड़की का हत्या हो गया या फलाना लड़की को मार दिया गया, इतना दहेज चाहिए, या प्रतिदिन की तुम्हारे घर से तो ये नहीं मिला या तुम्हारे पिताजी तो ये नहीं दिए, तुम ऐसी हो, तुम काम नहीं करती हो, होता है ना कि हाँ बोलते रहना ये सब चीज़। तो उनको जिस प्रकार का घरेलू हिंसा, यानी घर के अंदर जो हिंसा किया जाता है, इसके अंडर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक लॉ बनाया जिसके तहत वो क्या कर सकती हैं, अपने आप को वो बचा सकती हैं। एक यहाँ पे और एग्जाम्पल दिया है 1980 के दशक में सत्या रानी जो सीढ़ी पे यहाँ पे बैठी हुई महिला है, एक ये क्या है, सक्रिय सदस्य हैं। सक्रिय सदस्य कहने का मतलब कि अभी ये केस अपना लड़ रही हैं, केस लड़ रही हैं। इनमें इनको क्या होता है कि दहेज के लिए इनकी बेटी को मार दिया गया रहता है, जिसके लिए ये न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सीढ़ी पे बैठी हुई है। यानी न्याय भी जल्दी नहीं मिल पाता है। जैसे कि एक यौन प्रताड़ना से ये जुड़ा हुआ था, जैसे निर्भया हत्याकांड, जो कितना भयानक था। कम से कम 10-12 साल बाद उसको क्या मिला, न्याय मिला।
जब इनकी बेटी को जैसे मार दिया गया तो ये आवाज़ कैसे आया होगा, यानी कुछ तो अभियान किया गया होगा। यानी ये जब अदालत का दरवाज़ा खटखटाई, यानी जब इनको न्याय मिलने में देरी हुआ तो ये शोर मचाई तो बहुत सारे सोसाइटी के लोग या जितने भी महिलाएं हैं जो इससे प्रताड़ित हैं या पहले से पीड़ित हैं, उन्होंने इनके स्थिति को समझा और वो क्या की, इनके साथ आई। जब इनके साथ आई तो एक सोसाइटी का बहुत ही बड़ा समूह जाके वो क्या किया, सार्वजनिक आंदोलन किया। सार्वजनिक आंदोलन किया तो एक क्या है, वो एक मुद्दा बन गया। जब मुद्दा बना तो ये क्या है, पेपर में आया तो दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को क्या किया जा सके, दंडित किया जा सके। यानी कहने का मतलब कि ना हम दहेज लेंगे ना ही दहेज देंगे, और जो दहेज मांगता है उसको हम क्या करेंगे, दंडित करवाएंगे। एक जागरूकता बढ़ाने का काम कैसे किया जाता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जैसे एक अभियान यानी औरतों द्वारा एक आंदोलन किया गया, ये चीज़ एक हम लोग क्या करते हैं, जनसभा करते हैं, उसके माध्यम से हम दूसरे को समझाते हैं। तीसरा ये कि नुक्कड़ नाटक के तहत हम लोग बताते हैं। नुक्कड़ नाटक जैसे कि 5-6 आदमी का ग्रुप हुआ जो अलग अलग माध्यम से कोई सॉन्ग गाता है या कोई बोल के समझाता है या कोई कविता करके मतलब कहता है। यानी सबका क्या, यानी अलग अलग तरीके से समाज में संदेश पहुंचाना कि आप भी इसके प्रति जागरूक रहें। विरोध करना, विरोध हम कब करेंगे, यानी जब महिला के हित का उल्लंघन होगा। जैसे कि वहाँ पे एक एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि लेडी लैंड का सपना रुकैया शेखावत, यानी उन्होंने बंगला और इंग्लिश भाषा नहीं सीखा तो उन्होंने विरोध किया, तो अपने भाई के मदद से सीखी। भाई के मदद से जब सीखी तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोला जो आज भी सक्रिय है। तो जब महिला के हितों का उल्लंघन होता है तभी हम लोग क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं। जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाती है। लोगों को ध्यान खींचने के लिए रैलियाँ, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके हैं। यानी रैलियाँ करना, धरना प्रदर्शन करना, बैठना, वो सब चीज़। बंधुत्व व्यक्त करना, एक है फ्रेटर्निटी व्यक्त करना, यहाँ पे दिखा रहा है कि कैसे ये किया जाता है। तो न्याय के अन्य मुद्दों और औरतों के साथ बंधुत्व करना भी एक महिला आंदोलन का हिस्सा है। इंटरनेशनल वोमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च। ये तिथि याद कर लीजिएगा, ये नोट करने वाला पॉइंट है। इस तिथि के दिन यानी दुनिया भर की जितनी भी औरतें हैं ये अपने संघर्षों को ताज़ा करती हैं और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। यानी कितना लोगों ने अपने इसमें कंट्रीब्यूट किया, यानी योगदान दिया, या जो भी आंदोलन में हिस्सा निभाती हैं या सक्रिय रहती हैं, जिनका इतिहास बना हुआ है पहले से। जैसे अभी रुकैया शेखावत, जैसे लक्ष्मी लाकड़ा है, तो ये टोटल। तो इस दिन क्या किया जाता है, सब कोई मिल के जश्न मनाता है। हर साल 14 अगस्त को बाघा बॉर्डर में भारत पाकिस्तान की सीमा पे हज़ारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यहाँ पे आप ये चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे औरत क्या करती है, मोमबत्ती जलाती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है और कुछ शब्द संकलन, कुछ शब्द रूढ़िवादी धारणा जो कि हम पढ़ा चुके हैं, भेदभाव भी पढ़ा चुके हैं, उल्लंघन बता ही दिए। यौन प्रताड़ना यानी औरत के इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकत करने से है। तो बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। फिर हम मिलेंगे इकाई 4 अगले लेसन में, संचार माध्यमों को समझना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और कोई भी गलती हो तो कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में संचार माध्यमों को समझने के साथ।